हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ब्लॉक 4 कवर कर रहे थे, प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट 13 ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट। अभी तक में हमने कवर कर लिया है नेचुरल डिज़ास्टर तक, और आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रिपेयरनेस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल एंड केस स्टडीज़। ठीक है, तो आज हम इन तीनों ही टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, प्रिपेयरनेस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो कल के क्लास में हमने सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को एक एक करके पढ़ लिए थे। क्या क्या था? अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, ड्रॉट, है ना। इन सारे ही चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इस नेचुरल डिज़ास्टर को मिनिमाइज़ कर सकें, यानी कि इससे बच सके, है ना। इसी के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। कल मैं आपको बताई थी ना कि ये नेचुरल डिज़ास्टर को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इससे बचा जा सकता है ना। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें की है, जैसे कि नेशनल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। हम इन तीनों ही तरीके से बाउंड है कि हम नेचुरल डिज़ास्टर से बच सके। सबसे पहले देखो, याद है मैं आपको पढ़ाई थी यूनेप के बारे में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके लिए था? इन्वायरमेंट कंसर्न के लिए, है ना। तो ये भी बात करता है कि किस तरीके से डिज़ास्टर से बचा जाए, है ना। हम किस तरीके से डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करता है हमारा यूनेप, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को बचा सकें और अपने इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रक्ट होने से बचा सकें। तो यूनेप का जो प्रोग्राम है उसे सक्सेस करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज़ करना होगा, पीपल को एजुकेट करना होगा, ताकि हम बता सकें कि किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सके और इसके लिए हम प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो ये सारे के बारे में भी बात करता है हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनेप जो प्रोग्राम चलाता है इन्वायरमेंट लॉ के लिए, उसका नाम है अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस फॉर इमरजेंसी लोकल लेवल। ठीक है, ये है APELL, यानी कि अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस फॉर इमरजेंसी एट लोकल लेवल। इस प्रोग्राम के थ्रू हम अर्ली वार्निंग दे सकते हैं, कुछ असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हटाया जा सके, किस तरीके से डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, वो सारा काम करता है यूनेप इस प्रोग्राम के थ्रू। फिर इस चार्ट में भी आप देखोगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, तो ये सारे आप पढ़ लेना कि नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम और फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले का जो प्रिपेयरनेस होता है वो प्री प्लानिंग से स्टार्ट होता है। हम प्लान करेंगे तभी तो कुछ कर सकेंगे ना। तो प्री प्लानिंग स्टेज सबसे पहला स्टेज होगा। तो इस स्टेज में मेरा फोकस क्या होगा कि हम प्लान करें कि हमें काम कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रिपेयरनेस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ अलर्टनेस क्या है, हम किस तरीके से इमरजेंसी वार्निंग को अरेंज करेंगे, हमारा पहले का क्या एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, पहले क्या देखेंगे कि क्या अलर्ट है उस डिज़ास्टर को लेके, दूसरा हम लोगों को इमरजेंसी वार्निंग देंगे, और तीसरा प्रिपेयर होंगे अपने पहले के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये हो गया प्रिपेयरनेस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा रिस्पॉन्स डील, यानी कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और उससे हमें किस तरीके से डील करना है, ये होगा हमारा अगला स्टेप। ठीक है, तो ये कब होगा? जब नेचुरल कैलामिटी आ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे ना कि क्या रिस्पॉन्स है और किस तरीके से उसे डील करना है। तो रिस्पॉन्स हमने दे दिया, अब नेचुरल कैलामिटी चला गया, तो उसके बाद हमारा क्या फोकस होना चाहिए? रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो जितने भी एरिया वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं, किसी को हार्म पहुँचा है, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हार्म पहुँचा है, वो सारे को हम क्या करेंगे, वापस से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ जहाँ कुछ टूट गए है उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो समझ गए कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर होना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि जब डिज़ास्टर नहीं आता है तभी से हमें प्रिपेयर होना है, और चले जाने के बाद भी हमें काम करते रहना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट को प्रिपेयर करने का तरीका। तो देखो, सबसे पहले क्या करना था? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हमें आइडेंटिफाई करना था कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, यानी कि प्री प्लानिंग स्टेज।
उसके बाद प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, किस तरीके से हम प्रिपेयर हो सकते हैं, किस तरीके का अलर्ट दिया गया है, हमें इमरजेंसी वार्निंग देनी होगी, उसके बाद हमें अपने अर्लियर एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिस्पांस देना होगा। ठीक है, तो फिर प्रिपेयरनेस ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, प्रिपेयर होंगे, है ना। फिर क्या होगा, फिर जब डिज़ास्टर आ जाएगा तो हम अपना रिस्पांस देंगे और रिस्पांस देने के बाद क्या करेंगे, उस एरिया को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम करता है प्रिपेयरनेस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताई वो सारे आप समझ गए होंगे। तो देखो मैं अभी जो बताई आपको कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए। सबसे पहले क्या था, ये वाइड रेंज एक्टिविटी को कवर करे, यानी कि हमारा प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूरी तरीके के एरिया को कवर कर ले। फिर हमारा रिफ्लेक्शन का होना चाहिए डिग्री ऑफ अलर्टनेस पे, किस तरीके का अलर्ट दिया गया है हमें, उसे लेकर हमारी प्लानिंग रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। फिर क्या है, डील्स विथ इवेंट इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर अकरेंस ऑफ द कैलामिटी, यानी कि हमें सिचुएशन से डील करना है बिफोर भी और आफ्टर भी, यानी कि आने से पहले भी और आने के बाद भी। आने से पहले हमें लोगों को वहाँ से निकालना है और फिर बाद में क्या, जब डिज़ास्टर चला जाए तो वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस सारे चीज़ों को हमें वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारा फोकस दोनों पे ही होना चाहिए, है ना। तो देखो अभी जो मैं बताई क्या था हमारा, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया, ये कब आएगा, आफ्टर अकरेंस ऑफ कैलामिटी। समझ गए, ये होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव नेचुरल डिजास्टर से डील करने के लिए। आगे का टॉपिक दिया हुआ है रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रीसेटल करवाना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं ये चीज़ हमें पढ़ना है। तो देखो किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा प्रिपेयरनेस सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज फॉर रिहैबिलिटेशन। पहले लोगों को वहाँ से हटाओ, हमारा प्राइमरली फोकस किस पे होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन पे, लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो उसके लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि वहाँ से पहले रिहैबिलिटेशन कराओ। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा पहला प्लेस क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन, किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। तो उसके लिए हमें वहाँ से हटना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा हार्म नहीं होगा। तो हमारा सबसे प्राइमरली फोकस किस पे होना चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन पे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, एडवांस प्रिपेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल कम्युनिटी। अब एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे लोकल कम्युनिटी का एडवांस प्रिपरेशन, किस तरीके से हम प्रिपेयर है। ठीक है, अगर कोई सुनामी आ रहा है, कोई साइक्लोन आ रहा है, तो हम किस तरीके से प्रिपेयर है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्रिपेयर है, हमारी लोकल कम्युनिटीज़ कैसे प्रिपेयर है उसे टैकल करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए, प्रिपरेशन पे, वो भी एडवांस, पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से समझ गए कि हमारा फोकस क्या रहा, शेल्टर, सेटलमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले लोगों को शेल्टर बना के दो, जितने भी लोगों को आप रिहैबिलिटेट कराए हो उसे अच्छा जगह में ले जाओ जहाँ कि वो सेफ रहे। फिर इसी शेल्टर को ज़्यादा सिक्योर बना देते हैं, उसी को हम कहते हैं सेटलमेंट। उसके बाद जितने भी एरिया डिस्ट्रॉय हुए हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि उसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, ये काम ही बहुत रिस्क वाला है तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो दूसरे को सिक्योरिटी देना, खुद की पर्सनल सेफ्टी, ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे काम में। इसके अलावा भी जहाँ डिज़ास्टर आ रहा है वहाँ पे कोई अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो सारे ख़राब हो जा रहे हैं, तो उन पे भी फोकस करना, ये भी एक कंसर्न है ना। अगर सपोज कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे कि रोड बिल्डिंग हो गया, माइनिंग हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उन लोगों पे भी इफेक्ट आ रहा है ना, तो उन पर भी फोकस करना चाहिए और उन्हें भी बेनिफिट होना चाहिए उस डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स और कंसर्न थे, और इसके अलावा आप बेहतर जानते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक केस स्टडी और पीपल्स मूवमेंट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ताश ट्रेपेजियम जोन। तो देखो ये जो केस स्टडी है यहाँ पे हम पॉल्यूशन सेंट्रिक बात करेंगे, यानी कि इस केस स्टडी में कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं, मटेरियल, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट सारे को हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस स्टडी में बात करेंगे हम ताश ट्रेपेजियम जोन की। तो फिरोजाबाद के ग्लास फैक्ट्री के वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, पॉल्यूशन के वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था। तो इसी के लिए केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। किस लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे एंटी पॉल्यूशन मेजर के लिए, किस तरीके से पॉल्यूशन कम किया जाए इसके लिए। और केस फाइल करने वाले इन्वायरमेंटल लॉयर थे। उन्होंने और भी बात की कि किस तरीके से पॉल्यूशन की वजह से वर्कर्स के हेल्थ भी ख़राब हो रहे हैं, यानी कि जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे कुछ वर्कर्स होंगे, उनकी हेल्थ कैसे ख़राब हो रही है उनके बारे में भी उन्होंने बात की।
तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं इंडस्ट्री को कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाओगे और आप अपने वर्कर की भी हेल्थ का ध्यान रखोगे, उसकी 1% लाइफ पे भी थ्रेट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे ताजमहल, यानी कि ताजमहल का कुछ पार्ट, उसे ताज ट्रेपेजियम जोन कहा जाता है, वो एक प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट है, तो हमारा फ़र्ज है ना उसे सही रखें। तो ये भी इंक्लूड था केस में, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि आप पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाओगे और हमारे प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट को सेव करोगे। ठीक है, तो इसी के अंदर और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज आते थे, जैसे कि कुछ कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज थे, तो उन सारे को ऑर्डर दिया गया कि आप कोल से शिफ्ट कर जाओ नेचुरल गैस की तरफ। ठीक है, नेचुरल गैस से पॉल्यूशन कम होता है, और अगर नहीं कर सकते तो अपने फैक्ट्रीज को कहीं और जाके शिफ्ट करो। तो ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हमें समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री के पॉल्यूशन की वजह से हमारे मॉन्यूमेंट्स पे इफेक्ट हो रहा है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के वजह से जस्टिस मिला। फिर दूसरा केस है चिपको मूवमेंट। इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। अब हिमालयन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पेड़ है, वो पेड़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, इसीलिए वहाँ पे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे थे। इसके वजह से क्या हो रहा था? बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि सॉइल इरोजन, फ्लड, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो इसीलिए लोगों को पता चल रहा था कि ये सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं। इसी के लिए स्टार्ट किया गया चिपको मूवमेंट। तो इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जुड़े, जैसे कि नाम दिया हुआ है चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जितने भी वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट किए थे इस मूवमेंट में, उसका मेनली फोकस क्या था कि जितने भी कॉमर्शियल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे रोका जाए। और इसी तरीके से बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज़ भी पार्टिसिपेट किए इस मूवमेंट में। फिर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है ना, और इसका स्लोगन क्या था? व्हाट डू द फॉरेस्ट बियर? सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बियर करना है, इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होने देना है, ये था इनका स्लोगन। उसके बाद गवर्नमेंट 8 मेंबर का एक्सपर्ट कमेटी का पैनल बनाई और फिर रिपोर्ट दिया गया हिमालयन फॉरेस्ट पॉलिसी के लिए। और लास्टली गवर्नमेंट 15 ईयर्स के लिए डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगा दी। कहाँ पर? उत्तराखंड, हिमालयस में। ठीक है, तो ये देखो, ये पिक्चर आपके बुक में दिया गया है, किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट किए थे इस मूवमेंट में। उसके बाद हमारा लास्ट है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट कहा जाता है इंडिया का। अब साइलेंट वैली ये कहाँ है? ये है हमारे केरल में। केरल में कुंती रिवर फ्लो करती है इस वैली से, और यहाँ पे बहुत सारा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो कुंती रिवर पे डैम बनाना चाह रहे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर फ्लो कर रही है वहाँ पे वो अगर डैम बनाएंगे तो वहाँ के जितने भी इकोलॉजी है, वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ के रिवर, सभी को हार्म होगा, है ना। तो ये थ्रेट आ जाएगा वाइल्ड लाइफ पे, फॉरेस्ट पे। तो इसलिए ये साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी लास्टली हाई लेवल कमेटी बनाए गए और कमेटी रिकमेंडेशन की कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए और हमें वैली को प्रोटेक्ट करना चाहिए एज ए प्रीसियस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, हमें मानना चाहिए कि हमारे पास जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत ही प्रीसियस है, इसे हमें हार्म नहीं करना चाहिए और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ये था हमारा प्राइमरली फोकस साइलेंट वैली मूवमेंट का। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीनों ही केस स्टडी समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, हमने सारे ही चीज़ों को कवर कर लिए हैं। तो हमारा यूनिट 13 भी कंप्लीट होता है। अब बचा है बस एक ही चैप्टर, इन्वायरमेंटल इथिक्स, उसे भी हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।